ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। दिल्ली में कार धमाका हुआ। तारीख 10 नवंबर थी, दिन सोमवार का था, वक्त शाम 6:52 के आसपास का। इसी कार धमाके को लेकर तफ्तीश जारी है और जिस तरीके से कड़ियां जुड़ती हुई जा रही हैं, अब ऐसा लग रहा है कि ये देश के खिलाफ बड़ी साजिश थी जो बेपर्दा हुई है। बम ब्लास्ट हुआ है। तो दिल्ली में लाल किले के नजदीक कार ब्लास्ट और अब धीरे धीरे कर तार जोड़ रहे हैं इसके। देश के अलग अलग हिस्सों में भी छापेमारी की जा रही है ताकि पूरी पिक्चर साफ हो सके। आखिरकार ये आतंक की पूरी तस्वीर क्या थी, इसी की तह तक पहुंचने में जांच एजेंसियां लगी हुई हैं। फरीदाबाद में भारी मात्रा में विस्फोटक जो मिला था, साफ है दिल्ली के आसपास बड़े हमले की साजिश थी। इसी से जुड़े इनपुट मिलने के बाद खुफिया एजेंसियों की जांच के बाद कई तरह के कनेक्शन सामने आ रहे हैं और इस बीच दिल्ली कार धमाके को लेकर सूत्रों के हवाले से बड़ा खुलासा हुआ है। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ये जो हमला हुआ है, ये आत्मघाती हमला तो नहीं था, बल्कि संदिग्ध ने घबराहट और जल्दबाजी में ये विस्फोट कर दिया, क्योंकि जिस बॉम्ब से विस्फोट हुआ वो बॉम्ब पूरी तरीके से तैयार नहीं था। इस बीच दो तरह के विस्फोटक होने की बात भी सामने आई है। जो सैंपल्स मिले हैं उस पर बताया जा रहा है दो अलग अलग तरीके के विस्फोटक हैं और इसी के आधार पर अब ये पता चल पाएगा कि आखिरकार ब्लास्ट की वजह क्या रही, ब्लास्ट किससे किया गया, अमोनियम नाइट्रेट से ब्लास्ट किया गया या फिर वो जो दूसरा विस्फोटक, दूसरा जो केमिकल रसायन की बात की जा रही है वो इस्तेमाल में लाया गया है ये धमाका करने के लिए। और इस बीच दिल्ली धमाके से जुड़ी एक और बड़ी खबर अब मैं आपको बताने जा रही हूं। ये टेरर का जो डॉक्टर मॉड्यूल सामने आया है, इसके सरगना को लेकर बड़े दावे किए जा रहे हैं। इस टेरर के डॉक्टर मॉड्यूल का सरगना मसूद अजहर का भाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जैश आतंकी अम्मार अलवी इस मॉड्यूल का सरगना। हैंडलर की तलाश में जुटी है खुफिया एजेंसी। तस्वीर साफ हो रही है किस तरीके से सीमा पार बैठे आतंक के आकाओं ने इन युवाओं को कठपुतलियों की तरह इस्तेमाल किया और अब जानकारी ये सामने आ रही है कि जैश का आतंकी अम्मार अलवी है, मसूद अजहर का भाई है। मसूद अजहर का भाई अम्मार अलवी वही इस मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी शिवांक इस वक्त मौजूद हैं और जरा शिवांक से जानते हैं। शिवांक, पहले से ही कहा जा रहा था कि सरहद पार आतंक के आकाओं का ये नापाक खेल है और अब इसकी पुष्टि हो रही है। जैश का आतंकी अम्मार अलवी वो इस मॉड्यूल का सरगना बताया जा रहा है। क्या शिवांक, क्या डिटेल्स मिल रही हैं? ये बिल्कुल माना कि देखिए, अब तक जो ये जानकारी हासिल आई है, जो भी ये जानकारी हासिल आई, उसमें यही बताया गया है कि जैश का जो पूरा फिदाइन स्क्वाड है, इसका प्रमुख मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई मौलाना अम्मार अलवी उर्फ मोहिउद्दीन औरंगजेब है। और ये बताया जा रहा है कि बीते 5 वर्षों से ये लगातार पिछले 5-6 सालों से जैश का फिदाइन स्क्वाड लगातार बना रहा है और ये जो सहारनपुर फरीदाबाद मॉड्यूल सामने आया है, इसको लेकर ये जानकारी मिल रही है कि इसके पीछे भी अम्मार अलवी ही था और ये जो इस पूरे मॉड्यूल के सदस्य थे, उनके साथ जैसे मोहम्मद के जो अन्य हैंडलर्स हैं, जो अम्मार अलवी के लिए काम करते थे, वो उनके साथ बातचीत करते थे और वही उन्हें टास्क देते और वही उन्हें टास्क देते थे कि किस तरह से उन्हें विस्फोटक इकट्ठा करना है और क्या चीजें और किस तरह से उन्हें टारगेट कंसोलिडेट करना है। लेकिन इस पूरे मॉड्यूल में जो पूरी ब्रॉडर पिक्चर सामने आई है, वो ब्रॉडर पिक्चर यही सामने आई है कि अम्मार अलवी ही इस तरह का जो पूरा मॉड्यूल है उसे बना रहा था। और जानकारी ये बताई गई है कि इस तरह का जो पूरा कश्मीरियों का ये पूरा फिदाइन दस्ता बनाने के पीछे का सबसे बड़ा कारण ये था ताकि पाकिस्तान की डिनाइबिलिटी रहे। इससे पहले जब भी जैश ए मोहम्मद भारत के ऊपर फिदाइन हमला करता था तो उसमें पाकिस्तानी आतंकी होते थे, लेकिन यहाँ पर कश्मीरियों का इस्तेमाल करा गया ताकि डिनाइबिलिटी रहे और ये जताया जा सके कि जो फिदाइन हमला हुआ है या फिर जो भी आतंकी हमला ये लोग
करना चाहते हैं, साजिश रच रहे हैं उसकी, उस आतंकी हमले में पाकिस्तान का कुछ भी लेना देना नहीं है। तो ये एक पूरी मोडस ऑपरेंडी तैयार की जा रही थी और इसे कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग की तरह दिखाने के लिए इस तरह का ये पूरा फिदायीन दस्ता तैयार किया गया था। तो अब तक जानकारी यही मिली है कि इस पूरे मॉड्यूल का जो सरगना था वो बहावलपुर के अंदर बैठा मसूद अजहर का सबसे छोटा भाई मौलाना अम्मार अलवी उर्फ मोहिउद्दीन औरंगजेब है। और ये भी जानकारी मिली है कि साल 2019 में जो पुलवामा में आतंकी हमला हुआ था वो भी कुछ इसी तरह का ही फिदायीन हमला था। उसका भी प्रमुख मास्टरमाइंड मौलाना अम्मार अलवी था। और अम्मार अलवी के बारे में ये बताया जाता है कि अफगान जिहाद के समय पर इसने आईडी को बनाना सीखा था। उसके बाद जैश के जितने भी आतंकी हैं, चाहे सरहद के इस पार हो चाहे उस पार हो, उन्हें ये एक तरह से आईडी बनाने की ट्रेनिंग देता था। जैश के अंदर अमोनियम नाइट्रेट का सबसे पहले प्रयोग करना भी अम्मार अलवी ने ही शुरू करा था। तो ये पूरी रूपरेखा है जो अब तक सामने आ रही है कि सरहद के उस पार बैठा हुआ बहावलपुर में मसूद अजहर का भाई मौलाना अम्मार अलवी ही इस पूरे आतंक के मॉड्यूल का पूरा सिंडिकेट चला रहा था। जी, तो जैसा कि आपने कहा कि डिनायबिलिटी बनी रहे, इसी वजह से वो कश्मीर के ही युवा और कश्मीर के ही चेहरों का इस्तेमाल किया जा रहा था भारत के खिलाफ ये साजिश रचने के लिए। लेकिन वो पर्दाफाश होता है जब डॉक्टर आदिल, जिसकी बाद में सहारनपुर से गिरफ्तारी होती है, वो डॉक्टर आदिल जैश के ही पोस्टर श्रीनगर में लगा रहा था और उन्हीं विवादित पोस्टर्स की ही जांच करते करते जम्मू कश्मीर पुलिस के हाथ डॉक्टर आदिल चढ़ा था। डॉक्टर आदिल के लॉकर से वो AK-47 बरामद हुई थी और तभी इस पूरे मॉड्यूल का ये पर्दाफाश हुआ है। शिवांक, जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए इस पूरी टाइमलाइन को अगर हम लोग देखें तो टाइमलाइन की पूरी शुरुआत होती है 18 सितंबर से। 18 सितंबर को सबसे पहले मसूद अजहर और उसका पूरा परिवार वापस बहावलपुर जाता है और जो इसका टेरर नेटवर्क है उसे फिर से खड़ा करने की ये लोग कोशिश करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहली चरण में ये लोग क्या करते हैं कि जो कश्मीरी लोग हैं उन्हें ये लोग रिक्रूट करना शुरू करते हैं और उन्हें टास्किंग देना शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले चरण में ये जो पूरा मॉड्यूल सामने आया था कि किस तरह से दीवारों के ऊपर पोस्टर चिपकाए गए थे। फिर उसके बाद जिस तरह से जम्मू कश्मीर पुलिस ने मैं आपको जरा सा रोक रही हूँ शिवांक, आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। कुछ तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें दरअसल 10 नवंबर की तारीख की है जब डॉक्टर उमर लाल किले की पार्किंग में जा रहा था। उस समय की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये CCTV की तस्वीर है, 10 नवंबर की ये तस्वीर है, सोमवार का दिन, जिस दिन डॉक्टर उमर ने इसी I-20 कार में धमाका कर इस हमले को अंजाम दिया। ये वही I-20 कार देख रहे हैं आप जिसमें विस्फोटक था। इसी I-20 कार में धमाका हुआ था और इसी I-20 कार को खुद चला रहा था डॉक्टर उमर। ये I-20 कार सोमवार वाले दिन सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद में थी। 8:13 पर दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर को क्रॉस करके दिल्ली में दाखिल हुई थी। यही I-20 कार 3:19 पर लाल किले की पार्किंग में एंटर हुई थी और उसी पार्किंग में जब ये दाखिल हो रही थी तो तब डॉक्टर उमर ही इस कार को चला रहा था। उसी की ये CCTV तस्वीर आप देख रहे हैं। और फिर वो 6:52 के आसपास जो कार में धमाका हुआ था लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के सामने, उसकी भी CCTV तस्वीर आप देख रहे हैं। वो धमाका कितना भीषण था, देखिए कैसे पूरा CCTV के कैमरे में जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर आपको नजर आएगा, पूरा आग का गोला एक बनता हुआ नजर आता है और उसके बाद तो ये स्क्रीन बंद हो गई थी, कैमरा क्योंकि वही बंद पड़ गया था। इतना भीषण ये धमाका था। अब शिवांक का रुख कर लेते हैं। शिवांक, अपनी बात पूरी कर लीजिए। जी बिल्कुल रोमाना जी, देखिए जिस तरह से हम लोग बात कर रहे थे कि पहले CCTV एनालिसिस करी गई, उसमें चीज़ें के अंदर सामने आए। फिर उसके बाद डॉक्टर आदिल को पहले पकड़ा गया, उसके बाद डॉक्टर मुजम्मिल को उसके बाद पकड़ा गया। फिर उसके बाद जब इस पूरे मॉड्यूल की उन्हें पकड़ने के बाद और ज़्यादा तहकीकात की गई और जब इसके अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी एक्टिव हुई तो उन्होंने एक और चीज़ देखी कि बीते 6 नवंबर से बाकायदा हर रोज़ जैश ए मोहम्मद मसूद अजहर के नाम से एक पूरा नोट जारी कर रहा था और उस नोट में 2 चीज़ें थी। पहला, कश्मीर में जिहाद को, आतंकवाद को जस्टिफाई किया जा रहा था और लोगों को ये समझाया जा रहा था, कश्मीरियों को ये समझाया जा रहा था कि अगर वो कश्मीर के अंदर जिहाद करेंगे तो वो एक मजहब का काम है। तो ये सारे तार एक तरफ से ही लगातार जुड़ रहे थे इस पूरे
मॉड्यूल के साथ, जिसके बाद अब ये खुलासा हुआ है कि इस पूरे मॉड्यूल का जो सरगना है वो अम्मार अलवी है। हालांकि खुफिया एजेंसियां अभी भी लगातार इस चीज को अब वो ये ट्रैक कर रही हैं कि आखिर ये जो पूरा सिंडिकेट था फरीदाबाद और सहारनपुर का, इसमें कौन वो हैंडलर थे जैश ए मोहम्मद के जो। बहुत शुक्रिया आपका शिवांक, इस तमाम जानकारी के लिए नजर बनाकर रखेगा। कोई और अपडेट होगा तो फौरन दर्शकों तक पहुंचाएंगे। तो 30 अक्टूबर को फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर मुजम्मिल को हिरासत में लिया गया। 358 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। मुजम्मिल को जम्मू कश्मीर पुलिस ने 8 नवंबर को गिरफ्तार कर लिया था। 10 नवंबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने खुलासा किया, गिरफ्तारी का, बरामदगी की बात बताई। जम्मू कश्मीर पुलिस के खुलासे के बाद 10 नवंबर को फरीदाबाद पुलिस ने इस मामले की जानकारी साझा की थी। ये जानकारी भी दी थी कि साथी डॉक्टर उमर फरार है। और फिर 10 नवंबर को एक और रेड में 2563 किलो विस्फोटक सामग्री बरामद की गई। अब इन 2 दिनों के बीच कई ऐसी घटनाएं घटी जो पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठा रही हैं। पहला सवाल हरियाणा पुलिस से है, और वो क्या सवाल है? बरामदगी और गिरफ्तारी की एफआईआर फरीदाबाद में क्यों नहीं दर्ज की गई? 10 दिन तक फरीदाबाद पुलिस ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? 3000 किलो विस्फोटक जमा हो गया और पुलिस को इसकी जानकारी नहीं लगी, सुराग ही नहीं मिला। तो ये जो दिल्ली में धमाका हुआ है, ऐसे में हरियाणा पुलिस सवालों के घेरे में है। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल इस वक्त मौजूद हैं और जरा जगविंदर से ही जानते हैं ये जिस तरीके से पूरा मामला और इसका खुलासा हुआ है और इसमें जो पुलिस का एक्शन देखने के लिए मिला है, लापरवाही ज्यादा नजर आती है, सुरक्षा में चूक का ये मामला ज्यादा बनता है और इसीलिए कई सवालों के घेरे में इस वक्त हरियाणा फरीदाबाद पुलिस नजर आती है। जगविंदर पटियाल, देखिए रोमाना, जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम जो ये बात करने जा रहे हैं कि क्या ये दिल्ली का धमाका टाला जा सकता था, कायदे से हमें ये बात इसलिए उठानी पड़ रही है क्योंकि अगर जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस अगर कोऑर्डिनेशन में काम करती, अगर सब एजेंसियों को अलर्ट करके काम करती, तो मुझे ये लगता है कि ये धमाका टाला जा सकता था। ये सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि 12 लोगों की जान गई है, देश को एम्बेरसमेंट अलग से झेलनी पड़ी है। क्या क्रेडिट वॉर में फंसकर ये सब हुआ? मैं सिलसिलेवार तरीके से आपको बताता हूं। पहला सवाल ये है हरियाणा पुलिस से कि 30 अक्टूबर और 9 नवंबर के बीच में उन्होंने क्या किया। 30 अक्टूबर को मुजम्मिल को फरीदाबाद से उठा लिया, आपने दे दिया जम्मू कश्मीर पुलिस को। आपने उसके बाद क्या किया? ये कोई जेब कतरों के जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे आप कि एक जेब कतरा उठा के ले गए, बात खत्म हो गई। अरे भैया, जम्मू कश्मीर से आपको एक साजिश के बारे में पता लगता है और सारी साजिश फरीदाबाद में रची जा रही थी। आपने क्या किया? और दूसरी गौर कीजिएगा आप, अगर आप हरियाणा के डीजीपी के तमाम पिछले सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखें तो पिछले 10 दिनों से वो जिस तरह से सूरमा भोपाली टाइप अंदाज में जुमले कस रहे हैं और पुलिसिंग को लेकर प्रवचन दे रहे हैं, ये सारी जांच उसी दौरान चल रही है। ये वही 10 दिन हैं जब वो ये कह रहे हैं कि थार और बुलेट वालों को सबक सिखा देंगे, पियकड़ों को जो है वो जूते मारो और ये गैंगस्टर तो कुत्ते की मौत मरते हैं। अरे भैया, आपके फरीदाबाद में इतना एमोनियम नाइट्रेट जमा था और आप डायलॉगबाजी कर रहे हो। ये सवाल पूछना चाहिए गृह मंत्रालय को, इसलिए पूछना चाहिए कि अगर वो एक्ट करते तो आज ना वो 12 लोगों की जान गई होती, ना दिल्ली में धमाका होता, ना ये हमारा देश एम्बेरस होता कि आतंकी इतनी आसानी से डॉक्टर बम बनाकर जो है वो दिल्ली से फरीदाबाद के बीच में घूम रहे हैं। फरीदाबाद पुलिस की कैसे जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर जम्मू कश्मीर पुलिस ले गई थी, क्या इसमें इंटेलिजेंस ब्यूरो को बीच में रखा गया, जो एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी है जो कि सभी स्टेट्स के बीच में काम करती है? आप कैसे इस चीज से बच सकते हो कि आपने एक बहुत बड़ी साजिश को बेनकाब कर दिया? लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो ये धमाका हुआ है, ये टालना भी आप ही का काम था। अगर ये आप नहीं टाल सकते थे तो आप मुझे ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब हरियाणा पुलिस को बता दिया कि मुजम्मिल इस केस में वांटेड हो सकता है या इससे बड़ा सुराग लग सकता है, और फिर पहली रिकवरी को 10 दिन क्यों लगे? 9 और 10 को पहली और दूसरी रिकवरी होती है, 30 तारीख को जांच शुरू हो चुकी थी, 19 अक्टूबर को यह मामला दर्ज हो चुका था जम्मू कश्मीर पुलिस के पास। तो यह सवाल बनता है पूछना डीजी जम्मू कश्मीर से और डीजी हरियाणा से कि आप लोगों ने क्या इंटेलिजेंस ब्यूरो को इन्फॉर्म किया? क्या आपने गृह मंत्रालय की जो नोडल एजेंसी है उसको इन्फॉर्म किया? अगर इन्फॉर्म किया था और वो नहीं पकड़ पाए तो सवाल इंटेलिजेंस ब्यूरो से भी होना चाहिए। आज ये 12 लोग भी हमारे बीच में होते, उमर मोहम्मद को भी पकड़ा जा चुका होता और फिर हम ये आज शान से बात कर रहे होते कि ना धमाका हुआ, आरडीएक्स भी पकड़ा गया, यह जो एमोनियम नाइट्रेट था वो भी पकड़ा गया, उसको बनाने वाले भी पकड़े गए, और ये जो डॉक्टर डेथ बने घूम रहे थे वो आज जिंदा होते और वो जैश ए मोहम्मद तक सारी तारें जुड़ रही होती।
तो ये जो लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है और क्रेडिट वॉर है, उस चक्कर में दिल्ली के अंदर ये धमाका हो। वहां कोई प्लान धमाका नहीं था, ये सारे ऑफिसर भी जानते हैं। जो आईपीएस ऑफिसर हमें सुन रहे हो या पुलिस अफसर, जो भी पुलिसिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो सुन रहे हो, आप बताइए कि हरियाणा पुलिस ने क्या किया 30 तारीख के बाद? आपको नहीं लगता कि इनको जागना चाहिए था, इनको हल्ला मचाना चाहिए था, और जो उमर बम लेके अपनी गाड़ी में घूमता रहा उसे पकड़वाना चाहिए था, पकड़ना चाहिए था। आज आप 24 घंटे के अंदर आप अलबी तक पहुंच गए हैं और ये पता लग रहा है कि कहां से इसके तार कहां जुड़े हुए। तो भैया 10 दिन में क्या हुआ? 20 दिन थोड़े होते हैं। अक्टूबर से लेकर नवंबर आ गया आपको, और आप इसी चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम करेंगे ये सब कुछ। आपके हम के चक्कर में, पुलिस अफसरों की अपनी महत्वाकांक्षा के चक्कर में दिल्ली का धमाका हुआ है। अगर इसकी प्रॉपर जांच करवा ली जाए, हम कोई पुलिस डिपार्टमेंट को डिमोरलाइज नहीं करना चाहते, लेकिन पुलिस वालों को अपने अंदर यह भी झांकना होगा कि क्रेडिट की वॉर में कहीं आप ऐसे तो नहीं कि देश की साख को दांव पर लगा रहे हैं। मैं सवाल उठाना चाहता हूं ओपी सिंह, जो हरियाणा के डीजी हैं, आपकी जुमलेबाजी की सारी तस्वीरें देख लीजिए, और आपने अभी तक ये नहीं बोला कि फरीदाबाद में जो इतने दिन से ये फैक्ट्री चल रही थी, वहां पर जो अमोनियम नाइट्रेट जमा हो रहा था, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सही, ये सवाल बनता है उनसे पूछना। उनकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए इस चीज के लिए। आप थार और बुलेट के पीछे पड़े रहो और यहां आतंकी बम बनाते रहें और 12 लोगों की जान ले लें। बिल्कुल महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जवाबदेही तय होनी चाहिए, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। एक तो निकम्मापन जिसकी तरफ आपने इशारा किया कि साहब 30 अक्टूबर से लेकर ये 9-10 नवंबर तक ये कर क्या रही थी हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस? मुझे लगता है इसका दूसरा पहलू भी है जगविंदर पटियाल, उस पर भी हमें जरूर बात कर लेनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस जो कर रही थी वो एक्शन कर रही थी, कार्रवाई कर रही थी, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस, ये जब बरामदगी होती है और करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त होता है, तो फौरन ही फरीदाबाद पुलिस, वो जिस क्रेडिट लेने की बात आप कर रहे हैं, वो जिस पीठ थपथपाने की बात आप कर रहे हैं, वो मीडिया के सामने आती है और वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी पीठ थपथपाने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा जानकारियां साझा कर देती है। और क्यों ना माना जाए कि उसी वजह से उमर जो है वो पैनिक में आया, उसने भागने की कोशिश की, और ये धमाका, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि आप इतने संवेदनशील मामले में अगर जांच कर रहे हैं तो उस जांच की इतनी डिटेल्स के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारियां साझा करने की जरूरत क्या थी हरियाणा पुलिस, फरीदाबाद पुलिस को? जगविंदर, मैं तो ये कह रहा हूं रुमाना कि जो 10 दिन तक उमर मोहम्मद घूमता रहा, उसको किसी ने नहीं पकड़ा, उसको I-20 सीसीटीवी में कैच हुई, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वही आदमी है ना जो एक्सप्लोसिव लेकर दिल्ली तक आया। उसके लिए जो जिम्मेदार आदमी है, फरीदाबाद के कमिश्नर से ये जवाब तलबी होनी चाहिए, डीजीपी हरियाणा से जवाब तलबी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भाई अमोनियम नाइट्रेट उन्होंने फतेहपुर टागा गांव में जमा किया था। वो अमोनियम नाइट्रेट कहां से आया? आसमान से तो पैराड्रॉप से आया नहीं, आप ही के यहां से प्रोक्योर किया होगा। आपने वो FIR दर्ज क्यों नहीं की? आप कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले सब कुछ करके बैठ गए और अपनी जुमलेबाजी और सूरमा भोपाली टाइप हरकतों में आप व्यस्त हैं? कमाल की बात कर रहे हैं आप। एक देश को दहलाने की साजिश हो रही है, दूसरी तरफ आपके थार और बुलेट के जुमलेबाजी चल रही है, पियकड़ों पे कमेंट चल रहे हैं, कुत्ते की मौत मरते हैं ये तो जो गैंगस्टर है। कमाल के डीजीपी हैं ये। इतनी बड़ी साजिश जिससे देश को जो है वो इन्होंने, मैं ये कहूंगा कि बैकफुट पर ले गए। गृह मंत्रालय को एम्बेरसमेंट झेलनी पड़ रही कि आखिरकार ये हो क्यों गया। और भैया ये दिल्ली के लिए नहीं था, ये फरीदाबाद में चल रहा था। वो तो पैनिक में यहां आ गया, किस तरह से उसकी मनोदशा क्या थी, या उसको ये लग रहा था पुलिस पकड़ लेगी, लेकिन भैया वो पुलिस तो 10 दिन से हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। अब ये अल्फला यूनिवर्सिटी में जाकर हरियाणा पुलिस जो है वो सारी कॉम्बिंग कर रही है, जांच कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि 23 तारीख को ये कॉम्बिंग क्यों नहीं हुई? ये तो मैं कहता हूं कि ये डॉक्टर डर गए थे, या मान लीजिए कि घबराहट में कुछ कर नहीं पाए। ये अमोनियम नाइट्रेट 10 दिन बचा कैसे रहा? इसको ही नष्ट कर देना चाहिए था उनको। ये कैसे नष्ट नहीं हुआ? क्योंकि ये तो इतनी नालायकी से चल रही थी हरियाणा पुलिस। अगर मान लीजिए ये नालायकी से नहीं चल रही थी तो फिर ये धमाका नहीं होना चाहिए था। उमर मोहम्मद जो है वो इस तरह से बॉम्ब लेके दिल्ली तक पहुंचना नहीं चाहिए था। और अगर ये नालायकी से चले हैं तो मुझे ये लगता है कि इनके लिए ये एक कड़ा सबक होना चाहिए। दोबारा देश के साथ इस तरह के हालात नहीं बनने चाहिए। जो इन्वेस्टिगेशन हमने की उसमें जो दिनों का इतना गैप आ रहा है, अरे भैया आप क्या कोई जो है वो गैम्बलिंग एक्ट की जांच कर रहे थे कि एक जेब कतरा भाग गया उसको पकड़ने के लिए आए हैं? अरे भैया जम्मू कश्मीर पुलिस आई है तो मामला गंभीर होगा ना, डॉक्टर इन्वॉल्व है तो मामला गंभीर होगा ना। अब इतने दिन से तो ये काम चल ही रहा था अल्फला यूनिवर्सिटी में। अल्फला यूनिवर्सिटी के जो मालिक है उनका बैकग्राउंड चेक किया कभी? उसको चेक करने के बाद तो जो है तुरंत इनको हरकत में आ जाना चाहिए था। पॉन्जी स्कैम में उनको जो है वो पकड़ा जा चुका है, उन पर करोड़ों रुपए हपने का आरोप लगा था। ये अब पता लग रहा है क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन से काम चल रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस ने ये बोच डब किया केस, और अगर इन्होंने सभी एजेंसियों को अलर्ट कर दिया होता
तो ये इतना बड़ा हादसा हो नहीं सकता था, देश एम्बेरस होने से बच सकता था। और हरियाणा पुलिस अब भी बचे जा रही है। पुलिस का रोमाना रवैया पता क्या होता है, अरे यार ये क्राइम हो गया, दूसरी पुलिस ले जाए, मेरी जान छूटे। अरे भैया, जब इतनी बड़ी साजिश थी तो इसमें भी आपका ये रवैया कैसे रह सकता है? अगर कई मस्जिदों का नाम आ रहा है कि यहाँ से एमोनियम नाइट्रेट जमा हुआ था, यहाँ से जमा हुआ था, इस गांव में रखा गया था जहाँ बम बना रहे थे, जो खुलासा जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया वही कह रही है 20 रिमोट मिले हैं, टाइमर मिले हैं, डिवाइस मिले हैं, ये मिला है, पिस्टल मिला है, सब कुछ इन्हीं की चीज़ों में लिखा हुआ है। उसके बावजूद भी फरीदाबाद पुलिस के कान पे जूं नहीं सरकी, उनकी डायलॉगबाजी चल रही है। वो ये नहीं देख रहे हैं कि भैया हमारे यहाँ इतना सामान जमा हो गया था, डॉक्टर ये काम कर रहे थे, इस यूनिवर्सिटी को देख लें, इनकी बाकी चेन को पकड़ लें, कोई आदमी लेफ्ट राइट ना हो जाए। अरे आपने इतने दिन दे दिए उनको कि वो वहाँ से आकर यहाँ पर धमाका कर गया, पैनिक में ही कर गया। इतने पैनिक में आप होते तो शायद ये साजिश और अच्छे तरीके से बेनकाब होती और आज हम ये चर्चा कर रहे होते कि ये धमाका पता नहीं कहाँ हो जाना था। और देश को दहलाने से कैसे इन दोनों पुलिस डिपार्टमेंट्स की बेटर कोऑर्डिनेशन ने सेंट्रल की एजेंसियों को इन्वॉल्व करके इसको बचा लिया, इस एम्बैरेसमेंट को बचा लिया। आप अपनी पीठ थपथपाते रहिए, लेकिन अपने गिरेबान में झांकिए कि आपसे गलतियां क्या हुई हैं और आगे से गलतियां नहीं होनी चाहिए। इसके लिए जुमलेबाजों पे कम से कम कोई कार्रवाई गृह मंत्रालय को जरूर करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 12 लोगों की जान गई है, देश के लिए जो है वो एम्बैरेसमेंट की स्थिति बनी है। और कोई ये प्लान्ड अटैक नहीं था कि दिल्ली में जाके इस जगह पर प्लान करना है। अरे भैया, कोई फिदाइन अटैक होता तो वो जाकर चलती सड़क में इस तरह से अपने आप को उड़ा लेता। वो तो बगल में मेट्रो स्टेशन था, वो तो जाके कनॉट प्लेस में ये काम करता जहां से उसको और पब्लिसिटी मिलती। ये पैनिक ब्लास्ट था। बहुत शुक्रिया जगविंदर पटियाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बुनियादी सवाल जो जगविंदर पटियाल यहाँ पर उठा रहे थे, देखिए जिस तरीके की लापरवाही इस पूरे मामले में पुलिस के सामने निकल कर आई है, उसके बाद जवाबदेही, जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। क्योंकि अगर वक्त रहते हरियाणा पुलिस इस मामले को जितनी गंभीरता की जरूरत थी उतनी गंभीरता से देख लेती, इसमें जांच कर लेती, तो बहुत मुमकिन है कि ये धमाका ना होता और वो 12 लोग जिनकी जिंदगी चली गई वो आज हमारे आपके बीच होते। दिल्ली में धमाके के बाद इसके तार जहां भी जुड़ रहे हैं वहां पर एजेंसियों का एक्शन लगातार जारी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई खुलासे भी यहां हो रहे हैं। फरीदाबाद मॉड्यूल और दिल्ली विस्फोटों में छापेमारी ने मौलवियों के एक नेटवर्क का भी पर्दाफाश किया है। और ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मॉड्यूल कहां तक जा रहा था और कितने तार इसमें जुड़े हुए। फरीदाबाद मॉड्यूल को लेकर के जो 7 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें से एक नाम आता है इमाम इरफान अहमद का। इरफान अहमद जम्मू कश्मीर के शोपियां का निवासी बताया जाता है। इसकी गिरफ्तारी श्रीनगर से की गई है। साथ ही आपको बताते हैं, दूसरी तरफ फरीदाबाद से हिरासत में लिए गए मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक से भी पूछताछ की जा रही। शोपियां में इरफान अहमद के घर हमारे सहयोगी आसिफ मौजूद, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। और साथ ही आपको अपने संवाददाता के पास लेकर चलते हैं। लेकिन आपको बता दें कि क्या देखिए, ये टेरर का जो मॉड्यूल है वो कैसे काम कर रहा था। टेरर मॉड्यूल के सरगना जो मौलवी हैं उसके बारे में बता दें, इरफान अहमद, हाफिज मोहम्मद इश्तियाक, ये उसी टेरर मॉड्यूल के सरगना हैं जो कि लगातार इसमें इन्वॉल्व थे और काम कर रहे थे। इरफान अहमद, जिसकी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, और साथ ही हमारे साथ आसिफ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे और उनके पास हम चलेंगे। शोपियां में इरफान अहमद के घर पर हमारे सहयोगी आसिफ मौजूद। आसिफ, आप वहां पर क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम इस समय शोपियां के नादिग्राम इलाके में मौजूद हैं और ये घर जो आप पीछे देख रहे हैं ये इरफान का घर है, जिसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने नौगाम से हिरासत में लिया और जिसके बारे में अब ये बताया जा रहा है कि जो मोटिवेशन का था, जो रेडिकलाइजेशन का पूरा काम था वो इसी के जिम्मे था। लेकिन यहाँ पे जो उनके परिवार वाले हैं, चाहे वो उनके भाई हो जो इस साइड में खड़े हैं, ये इरफान के भाई हैं और यहाँ चाचा हैं, सॉरी, यहाँ से उनकी चाची हैं, उनकी बाबियाँ हैं, वो सब लोग, उनकी पत्नी भी यहाँ पे है। लेकिन उनका ये कहना है कि इरफान तीसरी कक्षा तक पढ़ा हुआ है और उससे ज्यादा उसकी कोई पढ़ाई नहीं। जो ये बात सामने सूत्रों के हवाले से आ रही थी कि वो मेडिकल कॉलेज में नौकरी करता था, इनका ये कहना है कि वो पढ़ा लिखा ही नहीं था तो नौकरी कहाँ से करता, और उसने केवल दीनी तालीम हासिल की है। यहाँ पे उनकी चाची है बीनू जी, इनसे बात करेंगे। बीनू जी बताएंगे कि कुछ इरफान के बारे में कि कितना पढ़ा है, क्या हुआ, क्या वो रेडिकलाइजेशन की बात कही जा रही है जो वो ब्रेन वॉशिंग कर रहे थे उसमें शामिल है, आपको लगता है? उसने तीसरी क्लास तक पढ़ा है, बस उसके अलावा उसने कुछ नहीं पढ़ा है। खाली तालीम उसने हासिल की दरसगाह में।
दरस का कुरान के अलावा उसको कुछ आता नहीं था। फिर उसने हाफिज़ किया, हाफिज़ के बाद मुफ्ती कोर्स किया, फिर वो गया 7 साल से वहाँ श्रीनगर में रहा, बच्चों को वहाँ पे ही नमाज भी पढ़ा रहा था और दरसगाह भी पढ़ा रहा था। लेकिन अब ये बात सामने आ रही है कि जो डॉक्टर्स का नेटवर्क है उसका मेन मोटिवेटर वही है, तो ये तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है, ये सरासर झूठ है। जम्मू कश्मीर पुलिस कह रही है कि जैश के पोस्टर्स लगाने के पीछे वो जैश का उन लोगों ने 3 बार यहाँ पे तलाशी की। परिवार वालों से बातचीत हुई थी, क्या उनकी पत्नी है, उनसे भी बात करने की कोशिश करिएगा। कब आपकी बातचीत हुई, कब मिले थे आप उनसे? 18 तारीख को, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर? हाँ, 18 अक्टूबर। 18 अक्टूबर को वो घर पे थे? हाँ, 18 अक्टूबर वो घर पे थे। शाम के 4-5 बजे वो घर आया, 9:15 उसको ये ले गए वहाँ, यहाँ से। 18 तारीख को जम्मू कश्मीर पुलिस उसको पकड़ के लेके गई? हाँ, रात को 18 तारीख? हाँ, 18 तारीख को, 18 अक्टूबर। तो क्या इससे पहले कोई और उनके जो कोई मिलिटेंसी का कोई केस है या ऐसा कोई मामला दर्ज है? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं, किसी के साथ उसको कोई ये नहीं था कांटेक्ट। वो तो सीधा साधा था, खाली उसको पता था नमाज पढ़ानी बस, और इसके अलावा उसको कुछ पता नहीं था। ठीक है, तो जिन डॉक्टर्स का नाम सामने आ रहा है उनमें से किसी के बारे में? ठीक है आसिफ, अब हमारे साथ बने रहिए, तमाम जानकारी हम आपसे फिर से लेंगे, आप बने रहिए, हम आपके पास वापस लौटेंगे। एक और बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, दिल्ली धमाके को लेकर के एजेंसियों की तरफ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज भी पड़ताल की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके को लेकर के एजेंसियों की जांच लगातार जारी है, हर जगह पर चप्पे चप्पे पर छापेमारी की जा रही है। लेकिन फरीदाबाद की जो अल फलाह यूनिवर्सिटी है, वहां पर आज भी जो एजेंसियां हैं वो पहुंची है और वहां पर जांच पड़ताल पूछताछ आज भी की जा रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी जहां से जो सारे तार हैं दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के, वो वहां पर जुड़े थे। हमारे साथ आपको बता दें कि लगातार खबर आपको हम बता रहे हैं, फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में आज भी जांच पड़ताल की जा रही है। हमारे साथ संवाददाता जो हैं वो जुड़ चुके हैं, जल्दी से उनका करेंगे। उज्जवल, क्या कुछ चल रहा है यूनिवर्सिटी में? उज्जवल, वहां पर क्या बातचीत है? आज भी जो एजेंसियां वहां पर पहुंची है, किस तरह की आज जांच की जा रही है? आप बिल्कुल देखिए, ठीक कहा आपने, जो यहाँ पर जांच एजेंसी है उनका आना लगातार जारी है। और इस वक्त देखिए हमारी जो मौजूदगी है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो जांच एजेंसी लगातार आ रही है। अब तकरीबन 11 बजे के आसपास का समय रहा होगा जब यहाँ पर जो चंडीगढ़ STF की टीम जो है वो अंदर पहुँची थी। और अब से कुछ देर पहले ही जो है वो अभी बिल्कुल जो है कुछ देर पहले यहाँ से चंडीगढ़ STF की टीम जो है वो रवाना हुई है। और लगातार जो हरियाणा पुलिस के अधिकारी हैं वो भी आला अधिकारी आ रहे हैं और जा रहे हैं। तो यानी अल फलाह यूनिवर्सिटी के बाहर जो है और अंदर लगातार पुलिस का आना जाना जारी है। हलचल यहाँ पर तेज है। कल जिस तरीके से तकरीबन 50 से 52 लोगों के आसपास पूछताछ हुई है, उसके साथ साथ तकरीबन 5 से 6 लोगों को ऐसा बताया जा रहा है कि डिटेन किया जा रहा है। तो ऐसे में उसके बाद अभी भी जिस तरीके से हलचल तेज है, उसके बाद ये लग रहा है कि क्या और भी ज़्यादा इसमें डिटेन किया जा सकता है, क्योंकि तस्वीरें तो यही बयां कर रही है जिस तरीके से यहाँ पर चंडीगढ़ STF की टीम की मौजूदगी है। तो आप लगा सकते हैं कि चंडीगढ़ से मतलब अब चंडीगढ़ राज्य की भी जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं इसमें पूरी तरीके से आ रही है। एक सवाल यहाँ ये बनता है कि आज भी क्या इस यूनिवर्सिटी से किसी की गिरफ्तारी हो सकती है उज्जवल? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जांच का दायरा बढ़ रहा है, बहुत मुमकिन है कि बहुत ही जल्दी और भी ज़्यादा हमें जो है इसमें गिरफ्तारी देखने को मिल सकती है, क्योंकि तमाम जितनी भी जांच एजेंसियां हैं वो लगातार बारीकी से इस पर जो है वो जांच कर रही हैं। और चंडीगढ़ STF जिस तरीके से तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है वो अल फलाह यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची है और उसके बाद अभी तकरीबन देखिए 12:40 के आसपास का समय है। तो तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का समय रहा होगा जब वो अंदर रहे, उसके बाद बाहर निकले हैं। और उसके साथ ही जो है वो फरीदाबाद के भी जो यहाँ की स्थानीय पुलिस वो भी लगातार आ रही हैं और जा रही हैं। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि आपके आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकता है कि जो इस मामले में दिल्ली बम धमाका हुआ जिस तरीके से, उसमें जो गिरफ्तारियां हैं वो और भी ज़्यादा हमें देखने को मिल सकते हैं। लेकिन और भी ज़्यादा गिरफ्तारियां हम देख सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी की। उज्जवल हमारे साथ फरीदाबाद से तमाम जानकारी दे रहे थे। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।